अभी मैं फिर से तुम्हें सारा शेड्यूल बता देती हूँ। प्लान किया है 6 टेस्ट सब्जेक्टिव अभी स्कूल एग्जाम से पहले। पहला टेस्ट थर्मोडायनामिक्स का है, संडे को है और 2 घंटे का टेस्ट है, 12 to 2 मोस्ट प्रोबेबली। तुम्हारी शायद फिजिक्स की क्लास भी है तो उसके साथ ही हो जाएगा ये 2 घंटे का टेस्ट सब्जेक्टिव थर्मोडायनामिक्स का। अब तुम्हें स्कूल एग्जाम के लिए डेफिनेशंस भी याद करनी है, जैसे फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या है, सेकंड लॉ की, थर्ड लॉ की क्या है, राइट। दूसरा स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अलावा एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या है, एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है और ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। कोई रिएक्शन देके किसमें एंट्रोपी सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी 0 लगा के, है ना। टी डेल्टा एस विल बी इक्वल टू डेल्टा एच, तो वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैसे निकाला जाता है। देन हेसेस लॉ, और अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हो तो रिएक्शन का डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, और बॉन्ड एनर्जी दी हो तो डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, या हीट ऑफ कंबशन दिया हो तो डेल्टा एच कैसे निकालते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक है। अब तुम्हें स्कूल एग्जाम के लिए इस तरीके से रिवाइज करना है। जब तुम सब्जेक्टिव टेस्ट दोगे तुम्हें अपने आप आइडिया आ जाएगा। तुम्हारे स्कूल एग्जाम में एक वो पैराग्राफ टाइप का भी क्वेश्चन आता है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का, तो वो भी इसमें आएगा। उसमें बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, कोई बहुत टिपिकल नहीं होता, पर कई बार क्या होता है पैराग्राफ में ही आंसर होता है। तो पैराग्राफ को रीड करके कैसे वो सब्जेक्टिव आंसर देने हैं वो तुम्हें एक बार पता चल जाएगा। अच्छा, अगर किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा हो यूजिंग हेसेस लॉ तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है, वो इक्वेशन लिख के फर्स्ट सेकंड को ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो पहला टेस्ट तुम्हारा संडे को है थर्मोडायनामिक्स का, सेकंड वाला शायद मोस्ट प्रोबेबली 8th को है, अगला वाला होगा इक्विलिब्रियम का। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, जैसे इक्विलिब्रियम खत्म होगा फिर इक्विलिब्रियम का सब्जेक्टिव टेस्ट है। तीसरा टेस्ट होगा मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स का। हाँ, पहला 5th को है थर्मोडायनामिक्स, 8th को है इक्विलिब्रियम, 11th को है मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स। रिडॉक्स में बैलेंसिंग, कौन ऑक्सीडाइजिंग कौन रिड्यूसिंग एजेंट, ये फाइंड करना, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ये वाला पार्ट होगा। मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें पता ही है, कंसंट्रेशन आ जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो वाला पार्ट होगा। उसके बाद है पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये है 13th को। देन कंप्लीट ऑर्गेनिक का है 17th को स्कूल एग्जाम के लिए। और इसमें तुम्हें इक्विलिब्रियम में भी वही ली चटलेर प्रिंसिपल क्या है, किसमें फॉरवर्ड जाएगी किसमें बैकवर्ड जाएगी रिएक्शन, ये वाला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और के का रिलेशन निकालना। एंड देन पीएच एसिड की, बेस की, पीएच बफर की और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये वाला पार्ट। इस पर बेस्ड डेफिनेशन भी और क्वेश्चंस भी एक बार कर लोगे ना तुम्हें आइडिया लग जाएगा। देन 17 को कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हाइड्रोकार्बन सब्जेक्टिव में। देन 19 को पूरी केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव टेस्ट। ये सब्जेक्टिव का शेड्यूल है, फुल सिलेबस पूरा, क्योंकि तुम्हारे फरवरी एंड में तो एग्जाम ही है, तो एक बार ये इसके बहाने रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि जब तुम सब्जेक्टिव टेस्ट दोगे या कोई क्वेश्चन गलत भी होगा, आंसर साथ में होंगे, तुम्हें पता तो चल जाएगा ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कुछ 1-1.5 घंटे के हैं, कुछ 2 घंटे के हैं, इस तरह से होंगे। अगर वो कर लोगे तुम्हारा स्कूल एग्जाम का समझ लो तैयारी होगी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी कुछ इसी तरह से है। उसका कल मैं क्लास लूंगी 10:30 to 12:30 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की, मतलब 1-1.5 घंटे की या 2 घंटे की, जितने की भी लगेगी। तो कल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की क्लास है 10:30 to जो भी है 12 या 12:30, राइट। उसके बाद जो टेस्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का, जिन्होंने यहाँ आकर देना है वो फ्राइडे को क्लास से पहले आके दे देंगे। 1.5 घंटे का टेस्ट है, ठीक है, 1.5 घंटे का टेस्ट है, फ्राइडे बिफोर द क्लास दे सकते हो। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। ऑनलाइन जिन्होंने देना है ऑनलाइन भी डाल दिया जाएगा। थर्मो के बाद है ना इक्विलिब्रियम, नहीं वो दूसरा अभी खत्म करेंगे, उसमें आए नहीं कल। फ्राइडे को ऑफलाइन जिन्होंने देना है वो फिर सैटरडे को दे देना ऑनलाइन।
अर्ली जो डेट्स है ना ये उस पे ऐप पे डाल दी जाएंगी आज, ठीक है? जो भी डेट है ना वो ऐप पे डाल दिया। आज तो मैंने डिस्कस किया था, किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो 5th 8th 11th 14th 17th एंड 19th वो ऐप पे डाल देंगे आज हम। अब इधर, हाँ जी तुम तीनों प्लीज इधर फोकस करो। हम लास्ट क्लास में कर रहे थे पीएच ऑफ एसिडिक एंड पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। उद्धव जरा सामने जल्दी से पेज निकालो ना, जो बोल रही हूँ उसको तो सुनो। और इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कि 25 डिग्री पर पीएच और पीओएच का सम 14 होता है, या कह सकते हैं H प्लस आयन और OH आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट 10⁻14 है। अगर हम किसी भी तरीके से H प्लस आयन ज्यादा कर देते हैं तो इस प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए OH को कम होना पड़ेगा। तो अगर ये ज्यादा कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और ये कम कैसे होगा? बाय शिफ्टिंग ऑफ दिस इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, तो जितने OH आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे ये कम हो जाएगा। और एक और चीज हमने की थी कि अगर एसिड से मिलने वाले H प्लस आयन अगर ये 10⁻⁻6 तक है तो हम वाटर का कंट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर ये इससे भी कम होते तो फिर हम वाटर के H प्लस आयन और जो एसिड के H प्लस आयन है उन दोनों को कंसिडर करते और उसके बाद फाइनल पीएच निकालते। हमें यहाँ चाहिए H प्लस आयन एंड OH आयन। जैसे कि अगर हमें दिया होता 0.001 मोलर NaOH, कितने OH आयन है? 10⁻³ मोलर। अब इक्विलिब्रियम तो NaOH का है नहीं, इक्विलिब्रियम तो इसका है। वाटर डिसोसिएट हो रहा है, वाटर से डिसोसिएट होकर मिलने वाले H प्लस आयन और OH आयन बहुत ही कम है। 10⁻⁷ तो पहले ही थे, अब तो उससे भी कम हो गए। अब OH आयन जो पहले से पड़े हुए हैं इतने हैं। वाटर के डिसोसिएशन से सपोज X मिला विच इज लेस देन 10⁻⁷, तो इसका मतलब इस X को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम कहेंगे OH आयन 10⁻³ हो गए। तो अब हमारा जो ये प्रोडक्ट है which is always 10⁻14 at 25 डिग्री, और उसमें अगर OH आयन 10⁻³ हुए तो H प्लस आयन ऑटोमेटिकली अब कितने हो गए? 10⁻11 मोलर। तो H प्लस आयन बहुत कम हो गए और मीडियम क्या हो गया? बेसिक। अगर हम इसका नेगेटिव लॉग करते तो ये क्या आता? +3। POH is 3, right? Sum of pH and POH क्या बताया था मैंने? 14। तो what will be pH? 11। यहां से भी निकाल सकते थे। तो pH जितनी ज्यादा उतना मीडियम क्या? बेसिक। This solution will be basic. और रिवर्स भी हो सकता था कि तुम्हें दिया होता कि POH 3 है तो बताओ OH आयन कितने हैं? POH 3 है तो उसका नेगेटिव एंटी लॉग करके OH आयन कितने आ गए? 10⁻⁻3, राइट? अब हम बात करते हैं कि अगर सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती, वाटर ज्यादा होता, NaOH के मोल्स कम होते या HCl के मोल्स कम होते, तब हम pH कैसे निकालते? तो नेक्स्ट लिखिए pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl। इवन ये क्वेश्चन बहुत पहले IIT के सब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। जस्ट यही कैलकुलेट करना कि व्हाट इज pH of -10⁻⁸ मोलर HCl which can never be 8, है ना? 25 डिग्री पर लास्ट क्लास में हमने यहां तक किया था ना?
तो अब हम बात करें 10⁻⁸ मोलर HCl। चाहे जितना मर्जी डाइल्यूट हो जाए एसिड, उसका pH 7 से कम ही होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इधर HCl पूरा डिसोसिएट हुआ, 10⁻⁸ मोलर H+ आयन मिले, लेकिन वाटर का डिसोसिएशन पार्शियल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw 10⁻⁻14 है। वाटर सपोज X डिसोसिएट हो रहा है, तो X H+ आयन और X OH आयन, but total concentration of H+ ion in solution is X plus 10⁻⁻8। और जो प्रोडक्ट है H+ आयन OH आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ये अभी भी क्या है 10⁻⁻14, क्योंकि टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया। तो ये है X plus 10⁻⁸, ये है X और ये है 10⁻⁻14। यहां से तुम X निकाल सकते थे कि वाटर ने कितने H+ आयन कंट्रीब्यूट किए। और ये हो जाएगा X² 10⁻⁸ 10⁻⁻14। हाँ जरूर X। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करें इसको X के लिए। सॉल्व करके बताएं X क्या आता है। X will be some positive value। ये 9.5 10⁻⁻8 आता है। इसको सॉल्व करके देख लेना, आता है सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। तो X आया 9.5 इंटू 10⁻⁻8। तो H+ आयन टोटल कितने हो गए, X plus 10⁻⁸। X है हमारा 9.5 इंटू 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁸। 10⁻⁸ कॉमन क्या हो गया, ये 10.5 इंटू 10⁻⁸। ये नीट में एक बार आया हुआ है, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन बताएं। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1.05 इंटू 10⁻⁷। ये जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, ये समझ में आया। X की वैल्यू हमने निकाली, 9.5 इंटू 10⁻⁸ था। ये कंट्रीब्यूशन है किसका, एसिड का। तो वाटर से 10⁻⁷ मिल रहे हैं, तो हम नेग्लेक्ट थोड़ी कर सकते हैं वाटर के कंट्रीब्यूशन। यहां से जब दोनों को ऐड किया हमने, तो हमारे पास 1.05 इंटू 10⁻⁷ हुआ। कहने का मतलब ऑलमोस्ट वाटर ही है इसमें। वाटर होता तो 10⁻⁷ होते, अब 10⁻⁷ से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अगर H+ आयन 10⁻⁷ से थोड़े से ज्यादा हो गए तो pH 7 से थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब हम इस H+ आयन का नेगेटिव लॉक करेंगे और pH आएगी। यहां तक सबने लिख लिया। एग्जैक्ट कंसंट्रेशन H+ आयन की इस सॉल्यूशन में 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन में क्या आई, 1.05 इंटू 10⁻⁷ मोलर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते थे। ये स्लाइड होगी। और एक चीज ये समझ सकते हो कि अगर ये 10⁻⁸ मोलर NaOH होता, तो जो लास्ट में H+ आयन निकाले थे, ये OH आयन कंसंट्रेशन हो जाती, राइट। एंड में जो हमने H+ आयन कंसंट्रेशन निकाली, वो अब OH आयन कंसंट्रेशन हो जाती। मेथड यही होता। ठीक है। हाँ, तो जब हम pH निकालते, मैं इसका सिंपल फॉर्म भी बताऊंगी, pH निकालते
तो माइनस लॉग 1.05 माइनस लॉग 10⁻⁻7, ये हो जाता +7, ये -0.02 के आसपास है, और ये 6.97 या जो भी 98 अप्रोक्सीमेटली ये पीएच होती, तो अराउंड 7 ही हुई ना। जितना मर्जी डाइल्यूट कर दो, एसिड जो है बेस तो नहीं बन जाएगा, ना ही न्यूट्रल होगा। ये समझ में आ गया होगा। अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएं और फाइनल कंसंट्रेशन H+ आयन की 10⁻⁷ के आसपास पहुंच जाती है, तो भी वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। जैसे देखो इधर कि मान लो HCl है, इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁸ थी, इसने 10⁻⁸ मोलर H+ आयन दिए। वाटर का डिसोसिएशन इस टाइम पर इतने कम है कि वाटर अपने नॉर्मल तरीके से डिसोसिएट हो रहा है, तो H+ आयन टोटल कितने हो गए, 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। इवन ये एसिड से भी 10⁻⁷ भी मिलते, तो भी जब हम उसको ऐड करेंगे 10⁻⁷ कॉमन, ये क्या आ जाता 0.1, 1.1 इंटू 10⁻⁷ हो जाता, तो भी 7 से कम ही होती। तो अगर हमें अप्रोक्सीमेट निकालना होता तो हम ऐसे भी कर सकते, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम देख रहे हैं कि एसिड भी ऑलमोस्ट उतने ही H+ आयन दे रहा है जितने वाटर देता है, तो वाटर भी अपना डिसोसिएट हुआ, एसिड भी डिसोसिएट हुआ, टोटल ऐड किया अराउंड 10⁻⁷, -7 से थोड़ा सा ज्यादा H+ आयन, और पीएच उसे थोड़ी सी कम। ऐड कर रहे हैं ना, हाँ सॉरी, हाँ प्लस। प्लीज यहां तक समझ में आया सबको? अप्रोक्सीमेट भी निकालते तो भी इसी के आसपास आंसर आता। हम यहाँ वाटर का डिसोसिएशन एज यूजुअल मान रहे हैं, क्योंकि एसिड भी कोई बहुत ज्यादा H+ आयन नहीं देने वाला। एसिड डिसोसिएट हुआ 10⁻⁸ दिए, यहाँ पर 10⁻⁸ हमने ऐड कर दी, वाटर ने दिए 10⁻⁷, एसिड ने दिए 10⁻⁸, तो टोटल H+ आयन इतने हो गए, तो भी आंसर ऑलमोस्ट उतना ही आएगा। ये समझ में आया? अगर हमें एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिया हो, उससे H+ आयन OH आयन निकालो, अगर वो एसिड और बेस की कंसंट्रेशन 10⁻⁶ तक है, तब भी हम एसिड का कंट्रीब्यूशन लेके चल जाएंगे। लेकिन अगर 10⁻⁶ से भी कम H+ आयन एसिड दे रहा है, तब हमें वाटर के 10⁻⁷ ऐड करने पड़ेंगे। आगे समझ में? अब अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होता, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे कि हमारे पास है 10 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl और 10 मिलीलीटर 0.2 मोलर H2SO4। इस मिक्सचर की पीएच क्या है? तो हमें निकालने पड़ेंगे टोटल H+ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तुम्हें पता है मिली मोल्स ऑफ HCl, M इंटू V इन मिलीलीटर, यही होता है ना? तो कितने मिलीमोल्स हो गए? 1 मिलीमोल्स। मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 0.2 इंटू 10, 2 मिलीमोल्स। बट मिलीमोल्स ऑफ H+ आयन सल्फ्यूरिक एसिड में डबल होंगे। क्यों डबल होंगे? डबल H+ आयन दे रहा। टोटल मिलीमोल्स यहां से मिले 1, इधर से मिले 4, टोटल मिलीमोल्स कितने हो गए? 5। अब मोलैरिटी ऑफ H+ आयन कितनी होगी? मिलीमोल्स ऑफ H+ आयन बाय टोटल वॉल्यूम, मिलीलीटर में टोटल वॉल्यूम। मिलीमोल्स कितने हैं? टोटल मिलीमोल्स कितने हैं? 5। टोटल वॉल्यूम कितना है? 20। ये 1/4 हो गया। 1/4 का सीधा नेगेटिव लॉग ले लो। pH is minus log 1 plus log 4, 1/4 है ना, तो प्लस log 4, ये 0 है। log 4 की वैल्यू क्या होती है? 0.6021। ये कैसे पता चला? 2 log 2 0.30 होता है,
log 4 is 2 स्क्वायर है ना, तो 2 log 2 हो गया। log 2 की वैल्यू हमें पता है, सो बताएं यहां से आंसर क्या आया हमारा। फाइनल पीएच इज 0.602, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। ये था केस जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड होते। याद आया कि हम जब मोलैरिटी लेते हैं किसी ऐसे एसिड की जिसमें एक से ज्यादा H+ आयन हो, तो जो एसिड की मोलैरिटी है मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी विल बी द टोटल H+ आयन। लिख लीजिए ये मेथड। दो स्ट्रॉन्ग एसिड या 3 स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, हाँ पता चला। कोई डाउट किसी को? हाँ जी, मिलीमोल्स ऑफ H+ आयन, ये रहे ना मिलीमोल्स, मिलीमोल्स ऑफ HCl, मिलीमोल्स ऑफ H+ आयन इन सल्फ्यूरिक एसिड, टोटल मिलीमोल्स। मिलीमोल्स होता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, मोल्स होता है mv/1000, मिलीमोल्स होता है m × v। आ गया समझ में? वैसे इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं, वो क्या देखें जरा। यहां तक सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक एसिड है, इसकी मोलैरिटी अगर 0.2 है तो H+ आयन की मोलैरिटी 0.4 हुई ना, राइट। इससे भी इजी मेथड बताती हूँ तुम्हें। फिर से बताओ ये क्वेश्चन के ये मेथड समझ में आया? एसिड की जो मोलैरिटी दे रखी है, अगर एसिड मोनोबेसिक है तो उतने ही वो H+ आयन देगा, लेकिन अगर एसिड डाइबेसिक है तो जो एसिड की मोलैरिटी उससे डबल वो क्या देगा, H+ आयन। तो अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड के मिलीमोल्स निकाले m × v, जितने मिलीमोल्स सल्फ्यूरिक एसिड क्या है H+ आयन के मिलीमोल्स उससे डबल आने वाले हैं, तो मिलीमोल्स ऑफ H+ आयन इससे डबल हो गए। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है, सामने इधर देखें कि हमने 10 मिलीलीटर और 0.2 मोलर, कितना लिया था हमने, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर HCl लिया था। 0.1 मोलर की नॉर्मेलिटी क्या होगी, और HCl के लिए x की वैल्यू क्या है 1, तो हमने इसको नॉर्मेलिटी में निकाल लिया। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड था और 0.2 मोलर, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो गई 0.4 नॉर्मल, 0.4 नॉर्मल। अब यहाँ हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जब हमारे पास है, हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे मिलीग्राम इक्विवेलेंट वाला। मिलीग्राम इक्विवेलेंट इज n × v, यहाँ भी मिली इक्विवेलेंट विल बी n × v, n × v करके ये आ गया 0.1 × 10, ये 0.4 × 10, बात वही पड़ जाती है। मिली इक्विवेलेंट कितने हो गए, ये 1 और ये 4, टोटल मिली इक्विवेलेंट विल बी 5। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी में ये फायदा होता है, हम एसिड लिखे H+ आयन लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि जो एसिड की नॉर्मेलिटी वही H+ आयन की नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज मिली इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मिली इक्विवेलेंट कितने हैं 5, वॉल्यूम कितना है 20, फिर से नॉर्मेलिटी 1/4 आ गई।
ये नॉर्मेलिटी एसिड की भी है और ये नॉर्मेलिटी H प्लस आयन की भी है, और H प्लस आयन की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक ही है क्योंकि H प्लस आयन पर सिंगल चार्ज है। थोड़ा सा नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। या फिर यहाँ फॉर्मूला ये भी लगा सकते थे, N1V1 प्लस N2V2 इज NV। फर्स्ट वाले की नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 10। सेकेंड वाले की नॉर्मेलिटी कितनी है 0.4, वॉल्यूम कितना है 10। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 20। दिस इज द फाइनल नॉर्मेलिटी। फिर से वो 1/4 आ गया, तो उसमें हमें ये सब नहीं करना पड़ा। तो एक मेथड क्या है, हम ऐसे भी कर सकते थे, जो एसिड था उसकी नॉर्मेलिटी निकाल लें दोनों एसिड की, फिर N1V1 प्लस N2V2 इज NV, ऐसे करके फाइनल नॉर्मेलिटी निकाल लें। जो फाइनल नॉर्मेलिटी आई वही नॉर्मेलिटी H प्लस आयन की, जिसका नेगेटिव लॉग करके क्या आ जाती है pH। थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, ये मेथड तीनों समझ में आ गए, कोई भी कर सकते हैं इसमें से। हाँ, तो फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन prepared by mixing 0.2 molar 100 milliliter HCl, 0.1 molar 100 milliliter HNO3, 0.1 molar 100 milliliter H2SO4. What is final solution की final pH after mixing? हमें पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जितनी मोलैरिटी है उसको किस में चेंज कर दें, नॉर्मेलिटी। फर्स्ट केस में नॉर्मेलिटी भी उतनी ही है, सेकंड केस में भी सेम नॉर्मेलिटी है क्योंकि दोनों में एक एक H प्लस आयन है, लेकिन थर्ड वाले में क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप था चेंज करना मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में। अब फॉर्मूला लगा दें, N1V1 N2V2 N3V3 will be NV। 0.2 into 100, 0.1 into 100, 0.2 into 100 and final V कितना है 300। फाइनल N निकालें कितना आता है, नॉर्मेलिटी कितनी आई 1/6। बेटर है ना उस टर्म में आंसर निकालें जिससे कि हमारे लॉग वैल्यू यूज करना आसान हो हमारे लिए। यहां तक समझ में आ गया। अब नॉर्मेलिटी ये किसकी है, एसिड की, तो यही H प्लस आयन की नॉर्मेलिटी होगी, pH विल बी -log1 प्लस log6। तो आंसर हमारा log6 हुआ ना। log6 की वैल्यू क्या आती है, log2 प्लस log3, यही है 0.3010 और 0.4771, तो ये 0.77 आ गया। ये पता चला log6 को log2 प्लस log3 लिख सकते हैं ना, 0.77 विल बी द आंसर। आई थिंक ये पता चल गया होगा, इसे इजी हो गया ना। ऐसे ही अगर मान लो 3 बेस के सॉल्यूशन होते तो हमें फाइनल नॉर्मेलिटी किसकी मिलती, OH आयन की, उसका नेगेटिव लॉग करके हमें क्या मिलता POH, और उसको 14 से माइनस करते तो हमें क्या मिल जाता pH। ये चीज समझ में आई। एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं, लिखिए अगला क्वेश्चन।
फाइंड पीएच। हाँ हाँ वो भी करवाऊंगी। हाँ पिछला लिख लिया ना सबने। फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन जिसमें है 0.1 मोलर NaOH 100 मिलीलीटर, 0.3 मोलर 0.2 मोलर 100 मिलीलीटर बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमने इसमें डाल दिया 800 मिलीलीटर वाटर। फाइंड पीएच। वाटर कंट्रीब्यूट तो नहीं करेगा H प्लस आयन OH आयन में, बट वॉल्यूम में तो करेगा ना। तो पहला स्टेप नॉर्मेलिटी निकालें। 800 कर दिया ना। दूसरा 0.4 नॉर्मल, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डबल OH आयन देने वाला है। तो N1V1, N2V2, N3V3, NV। पहले वाले में 0.1 इंटू 100, दूसरे वाले में 0.4 इंटू 100, तीसरे वाले में तो हम मिलेंगे ही नहीं हमें H प्लस आयन या OH आयन, नेग्लिजिबल है, मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे। फाइनल वॉल्यूम 1000 हो जाएगा। ये ना 800 प्लस 100 प्लस 100, तो ये हो गया 10 प्लस 40 बाय 1000, 50 बाय 1000 कितना हो गया 1/20। तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज 1/20। मुझे बताओ यहां तक इसको समझ में नहीं आया। 1/20 बेस है, नॉर्मेलिटी ऑफ OH आयन है, नहीं सॉरी, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस। इधर किसी को भी डाउट है? अब 1/20 का नेगेटिव लॉग करें तो हमें मिलेगी POH। तो ये बेसिकली log 20 हो गया ना। log 20 क्या होगा 1.3010, 2 डिजिट है। अगर सिंगल डिजिट होता है तो 0 पॉइंट लगा दो। क्या आंसर? हाँ पीएच कितना आ जाएगा। तो POH 1. मुझे बताओ ये 1.3 कैसे आए, समझ में आया? log 20 2 डिजिट है, 1 पॉइंट फिर log 2 की वैल्यू लगा, मतलब log 20 बेसिकली तो ये कहेंगे ना 2 इंटू 10, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस log 10। log 10 क्या होता है 1, log 2 होता है 0.30, तो ये 1.3010 हो गया। समझ में आइए? अगर ये 200 होता तो ये क्या होता 2 इंटू 10⁻²। अगर मान लो 200 होता तो 2 इंटू 10⁻², लिखते 10⁻² की वैल्यू है 2, log 2 की वैल्यू 0.30, तब ये वैल्यू क्या आ जाती 2.3। और पीएच निकालने के लिए इसको 14 से माइनस कर दें, तो क्या आया आंसर 12.7। ये आई थिंक एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच पता चल गई हो। अगर आप 2-3 एसिड 2-3 बेस मिक्स कर रहे हैं, सारे कंट्रीब्यूट करेंगे H प्लस आयन और OH आयन। बट व्हाट इफ वी मिक्स एसिड एंड बेस, तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या बचेगा, दैट विल डिसाइड द फाइनल पीएच। अब सुनिए ध्यान से प्लीज, एसिड प्लस बेस, और याद रखिए अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग के, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हमने लिया होता 0.1 नॉर्मल HCl 100 मिलीलीटर और उसमें डाला होता 0.1 नॉर्मल NaOH 100 मिलीलीटर, जितने एसिड के मिली इक्विवेलेंट उतने ही बेस के मिली इक्विवेलेंट, पूरा न्यूट्रलाइज, फाइनल सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। तो पीएच क्या होगी 7 at 25 डिग्री। ये तो वो केस है जब एसिड और बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गए, तब तो हम कहेंगे फाइनल सॉल्यूशन न्यूट्रल, और 25 डिग्री पर जो वाटर का पीएच है वही इस सॉल्यूशन का पीएच होने वाला है। बट अगर अनइक्वल होते
तो पीएच कैसे निकालते वो एग्जाम्पल करते हैं हम। यहां तक क्लियर है? इसके जो पीएच है ना, इसकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, देख लिया होगा तुमने। सो अगला क्वेश्चन देखें। तो हमने लिया 0.1 नॉर्मल HCl 100 मिलीलीटर और 0.1 नॉर्मल NaOH डाला 50 मिलीलीटर। बेटर होगा, लिसन, बेटर होगा इस क्वेश्चन को हम ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से करें या नॉर्मेलिटी कॉन्सेप्ट से करें, तो तुम्हारी कैलकुलेशन या मेथड इजी हो जाएगा। नॉर्मेलिटी हमने निकाल ली, यहाँ हमारे पास कोई मेथड नहीं है एक्सेप्ट मिली इक्विवेलेंट निकालने की। मिली इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। हमने पहले एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स निकाले, कितने हो गए? 10 मिली इक्विवेलेंट। फिर हमने बेस के मिली इक्विवेलेंट्स निकाले, कितने हुए? 5 मिली इक्विवेलेंट। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन क्या बचा? व्हाट इज लेफ्ट? 5 मिली इक्विवेलेंट। क्या बचा? एसिड। बेस तो पूरा खत्म हो गया। उधर बोलना बंद करो, इधर देखो जरा। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन व्हाट इज लेफ्ट? एसिड इज लेफ्ट। कितने मिली इक्विवेलेंट एसिड के बचे? 5 मिली इक्विवेलेंट बचे। व्हाट विल बी नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड लेफ्ट? मिली इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मिली इक्विवेलेंट बचे हैं 5। अब टोटल कितने वॉल्यूम में पड़े हुए? वो 150 में। क्या आ गई नॉर्मेलिटी एसिड की? 1/30। बेटर है ना 1 2 3 की टर्म्स में ले। ये नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड है। तो पीएच क्या हुई? -log1 + log30। तो हमारा आंसर है +log30। log3 की वैल्यू होती है 0.4771, तो 1.4771। नहीं, ये तो पीएच है ना, पीओएच। हाँ, हमें यहाँ पीएच फाइंड करनी थी। ये मेथड दिमाग में बिठा लें अच्छे से। एसिड दिया M × V, N × V, मिली इक्विवेलेंट निकाल लिए। बेस का मिली इक्विवेलेंट निकाल लिया। दोनों में से न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या बचा? जो बचा वो एसिड है, तो डायरेक्ट वही H+ आयन की कंसंट्रेशन में यूज हो जाएगा। अगर बेस बचा तो वो OH आयन की कंसंट्रेशन में आ जाएगा। इन दैट केस हमें पहले POH निकालनी होगी, 14 से माइनस करेंगे, फिर पीएच आएगा। क्लियर? अभी वीक पे भी आ गए। तो हमने किया स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच, स्ट्रॉन्ग। हाँ, समय कुछ पूछना है? मिलीमोल्स के लिए फिर हमें, मान लो ये H2SO4 होता, तो फिर हमें H+ आयन के मिलीमोल्स निकालने पड़ते इनटू करके। नॉर्मेलिटी में हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। अब जैसे कि मान लो इधर देखो, ये है 0.1 नॉर्मल HCl 100 मिलीलीटर और ये है 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड 100 मिलीलीटर। कहने को ये 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड है, पर OH आयन तो 0.2 मोलर हुए ना, तो मिलीमोल्स में हमें × 2 करना पड़ता। तो वही चीज हमने क्या की, इस मोलैरिटी को भी चेंज कर लिया नॉर्मेलिटी में। बात वही आ जाती है। किसमें X होता है चार्ज या नंबर ऑफ H+ आयन OH आयन गिवन बाय द फॉर्मूला, है ना। मिली इक्विवेलेंट कितने हुए? 10। मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस कितने हुए? 20। व्हाट इज लेफ्ट? 10 मिली इक्विवेलेंट बचे। किसके बचे? बेस के। तो नॉर्मेलिटी ऑफ बेस क्या हो गई? मिली इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम।
1/20। 1/20 क्या हुई? नॉर्मेलिटी ऑफ बेस या नॉर्मेलिटी ऑफ OH आयन, एक ही बात है ना। तो इसका नेगेटिव लॉग हमें क्या देने वाला है? POH। POH क्या हो गई? log 20। पहले बताएं, यहां तक समझ आया? और log 20 की वैल्यू क्या होती है? 3010। ये POH थी। तो pH के लिए क्या करना पड़ता? 14 - 1.3 12.7। समझ में आई? तो अगर मान लो इनकी एसिडिटी बेसिसिटी कुछ भी है तो मिली इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम शुरू में क्या कर लें? मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर लें। और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन ये वाला है। और यहाँ X क्या होता है? इस हाइड्रोक्साइड पर क्या चार्ज है या कितने OH आयन है, या एसिड है कितने H+ आयन है, एसिडिटी या बेसिसिटी। ये क्लियर है? लेकिन अगर ये वीक एसिड है या वीक बेस है तब ये पूरा डिसोसिएट नहीं होने वाला, पार्शियली डिसोसिएट होगा और वही डिसोसिएशन डिसाइड करेगा फाइनल पीएच। तो अब अगला स्टेप हम करते हैं एक वीक एसिड। हाँ धीरा, हमने नेगेटिव लॉग ही किया। यहाँ इधर देखो log 20 लिखा है ना, -log 20। हाँ सॉरी, तो -log 1 इसी को किया था, यहाँ प्लस हो जाएगा। एक सेकेंड, वो एक स्टेप में लिख दिया था मैंने। POH इज -log 1, 20 ऊपर जाएगा तो +log 20। ठीक है, ये वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू मैंने बताई है 1.3। ठीक है, हाँ जी, यहां तक लास्ट रो इधर जो बैठे हुए हैं समझ में आ गया? तो अगला केस हम करते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वीक एसिड एंड वीक बेस जो कि सॉल्यूशन में जाकर पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होने वाले, पार्शियली डिसोसिएट होने वाले। तो पहले तो मैं इक्विलिब्रियम बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से इक्विलिब्रियम होंगे और किस तरह से होंगे। पहला, हम वीक एसिड HCl ले रहे हैं, इसको वाटर में डाल रहे हैं। ये वाटर से थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक है तो वाटर को अपना H+ आयन दे देगा और रह जाएगा Cn नेगेटिव। इसमें ये एसिड है, वाटर यहाँ बेस बन चुका है और ये कॉन्जुगेट एसिड और ये कॉन्जुगेट बेस, और इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कहने वाले हैं Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अभी हम बात कर रहे हैं वीक एसिड की। ठीक है, ये वीक एसिड HCl है। वीक एसिड का इक्विलिब्रियम रहता है, किया था ना हमने पहले। हाँ सृष्टि, ये पता चला? हाँ हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि जो वीक एसिड और वीक बेस है, तो ये वीक एसिड हमने लिया HCl, उसको वाटर में डाला, पार्शियली डिसोसिएट हुआ। अब तक हम क्या कर रहे थे? स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा ही H+ आयन दे रहा है, लेकिन अब हम क्योंकि वीक एसिड ले रहे हैं, ये पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, तो अब हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को। ठीक है, तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा। मैंने यहाँ वाटर क्यों नहीं लिखा? प्योर वाटर के अलावा ये मीडियम है, और जो मीडियम है वो उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहती है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। ये है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमें इस कांस्टेंट में सारी वैल्यूज लगा के H+ आयन निकालने पड़ेंगे, उसका नेगेटिव लॉग करेंगे तब जाकर पीएच मिलेगा। ये आर्हेनियस एसिड है, आर्हेनियस या फिर ब्रॉन्स्टेड, दोनों तरह का एसिड है। एसिडिक एसिड होता इसी तरह से डिसोसिएट होता, आर्हेनियस भी है और ब्रॉन्स्टेड भी है। लेकिन अगर हम अमोनियम आयन लेते और उसको वाटर में डालते, प्लीज जरा एग्जांपल ध्यान से सुने। अमोनियम आयन में कोई फ्री H+ आयन नहीं होता, पर वाटर के सामने ये अपना H+ आयन वाटर को दे सकता है, और किसमें चेंज हो गया? अमोनिया में।
इसको आरएनएस एसिड तो नहीं कह सकते, तो इसका हाइड्रोजन आयोनाइजेबल नहीं है, पर वाटर में जाके आयोनाइज हो रहा है, तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है। दिस वन इज ब्रॉन्स्टेड एसिड, जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है और मीडियम को एसिडिक तो बना ही रहा है। H+ फ्री हो रहे हैं ना, अमोनिया के कंपैरिजन में तो H+ ही डिसाइड करेंगे ना। ये है एक ब्रॉन्स्टेड बेस का इक्विलिब्रियम। तो याद रखिएगा, यहाँ हमेशा मीडियम हम वाटर ही ले रहे हैं जब भी हम वीक एसिड या इसका डिसोसिएशन चेक कर रहे हैं। ये 2 एग्जाम्पल समझ में आए। तीसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, हाँ आदि जैन इधर। तीसरा एग्जाम्पल, कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट होता, कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट होता तो उसका इक्विलिब्रियम कैसे लिखते? देखिए जरा, यहां तक लिखिए सबने। तीसरा केस होता, जैसे ये एक्वस जिंक आयन ले रहे हैं हम, प्लीज जब भी इसको वाटर में डाला जाएगा, इसका जो हाइड्रेटेड वाटर है 4 है ना, उन 4 वाटर में से अगर एक वाटर अपना H+ आयन इसको दे दे तो इसके पास क्या बच जाएगा? एक OH, 3 वाटर, और 4 जो +2 चार्ज है वो +1 हो जाएगा, क्योंकि एक H+ जा चुका है। इसको भी हम ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड कह सकते हैं। तो लिख लीजिए, हाइड्रेटेड केटायन, hydrated cation can act as Bronsted acid. तो अगर हम इसको एसिड कह रहे हैं तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये हुआ ना, ये एक एसिड बेस पेयर हो गया। ये पॉइंट जरा ध्यान से सुन लें, पीछे इधर ये स्टेप समझ में आया जो मैंने बताया अभी, कि हाइड्रेटेड कैटायन में से, हाइड्रेट वाटर में से अगर एक H+ निकल जाता तो वो बेस में चेंज हो जाता और वो बिहेव करता एज एन ब्रॉन्स्टेड एसिड। ऐसे ही कुछ इक्विलिब्रियम हम वीक बेस के करते हैं। चलिए आगे। हाँ जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ वीक बेस और आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये OH आयन देता है। ये आर्हेनियस बेस हो गया क्योंकि इसमें OH आयन अवेलेबल है। लेकिन अगर इसकी जगह अमोनिया होता तो वो ब्रॉन्स्टेड बेस होता, क्योंकि ये वाटर से H+ आयन लेता है, अपने OH आयन नहीं दे रहा है। ये फर्स्ट और सेकंड जो इक्विलिब्रियम है रिवर्सिबल नहीं है, ये अलग है। ये KB कहेंगे इसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन है। ऐसे ही अगर कोई अनायन है और उसको वाटर में डालें, वाटर से वो क्या ले लेगा? एक H+ आयन, और वाटर के पास क्या फ्री कर देगा? OH आयन। तो बन गया ना ये बेस। बट ये सिर्फ कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस हुआ? ब्रॉन्स्टेड बेस, H+ आयन एक्सेप्टर। इसके पास खुद के पास OH आयन नहीं है। जिसके फॉर्मूले में OH आयन है वो आर्हेनियस बेस है, लेकिन जिसके फॉर्मूले में OH आयन नहीं है पर वाटर में डालने पर वो मीडियम में OH आयन कहीं से क्रिएट कर देता है, तब हम उसको ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं, क्योंकि उसने वाटर से क्या ले लिया? एक H+ आयन। पहले बताएं, यहां तक समझ में आ गया?
इधर सबको हाँ कर सकते, जैसे एसिड के सामने वाटर को इग्नोर कर दिया था। प्लीज यहां तक समझ में आ गया? हाँ ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, ये ब्रॉन्स्टेड बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। हाइड्रोजन जोड़ दो तो एसिड, तोड़ दो तो बेस। इज इट क्लियर? इधर लास्ट में हाँ लिख लें जल्दी। और ये तो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में 100% क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर कौन सा है, इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, तो कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, इस तरह। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉन्जुगेट थ्योरी। हाँ जी प्रथम लिख लिया ये। हाँ नाउ लिसन, तुम्हें पता है अमोनिया एंड अमोनियम आयन, इट इज कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर, यही है ना? अमोनिया है, इसका कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम आयन है, राइट? इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के डिसोसिएशन कांस्टेंट का प्रोडक्ट इज ऑलवेज Kw। प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ conjugate acid base pair will always be equal to Kw। कैसे है अभी प्रूव करके बताता है। अमोनिया वाटर में डाला, अमोनियम आयन और OH आयन बनाया Kb। अगर हम इसके Ka की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये अपना H+ आयन दे रहा है, यही है। चाहो तो यहाँ वाटर लिख दो तो इधर हाइड्रोनियम आयन आ जाएगा, ठीक है? Ka इंटू Kb। विजय इधर जरा ध्यान दो। इतना इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, तुम्हारा ध्यान भी कैसे इधर उधर जाता है। रादर ऑनलाइन में तो तुम्हारा ध्यान इधर ही रहेगा, वहां कोई इधर उधर नजर नहीं आएगा तुम्हें। इधर इधर लिखिए, दोनों स्टेप के अमोनिया वाटर में डाला, इसने वाटर से H+ आयन लिया और OH आयन फ्री कर दिए। अमोनियम आयन वाटर में डाला, डिसोसिएट हुआ अमोनिया और H+ आयन। अगर हम इन दोनों स्टेप्स को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 2H2O गिविंग हाइड्रोनियम आयन एंड OH आयन, और इसको हम क्या कहते हैं? Kw। तो हम क्या कहते हैं, जब दो इक्वेशन को ऐड करके तीसरा स्टेप आ रहा हो तो इन दोनों स्टेप के डिसोसिएशन कांस्टेंट का प्रोडक्ट विल बी Kw। प्रूव हो गया? हर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पर ये अप्लाई होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, प्रूव हो गई that the product of dissociation constants of weak acid and weak base conjugate pair will always be equal to Kw। हाँ जी ठीक है। हाँ जी इधर लिख लिया या नहीं? तो हाँ नीरव, मैं ये बोल रही हूँ कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के डिसोसिएशन कांस्टेंट का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू Kw। मैं एक एग्जांपल और बता देती हूँ, देखिए इधर, जैसे F- एंड HF,
ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, सामने इधर HF डिसोसिएट हुआ, हाइड्रोनियम आयन और F नेगेटिव में, F नेगेटिव वाटर से रिएक्ट किया, HF और OH आयन दिया इसने। इस कांस्टेंट को हम क्या कहने वाले हैं, Ka, इस कांस्टेंट को कहने वाले हैं Kb। अब दोनों को ऐड कर दो, क्या इक्वेशन बन रही है, वही वाटर के डिसोसिएशन वाली। प्रूव हो गया। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड and dissociation constant of weak base will be equal to Kw. फर्स्ट में HF वीक एसिड है ना, तो ये वाटर में जब गया, इसने अपना H प्लस आयन वाटर को दिया और F नेगेटिव में चेंज हुआ, तो इसमें HF डिसोसिएट हो रहा है ना, दैट इज Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सेकंड वाले में F नेगेटिव ब्रॉन्स्टेड बेस है, क्योंकि इसने वाटर से H प्लस आयन लिया, तो इट इज अ बेस, तो ये बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ। अनायन जब वाटर में जाता है, वाटर का H प्लस आयन लेता है, वो ब्रॉन्स्टेड बेस बन जाता है, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kb से लिखते हैं। ये तो थे हाउ टू राइट द इक्विलिब्रियम, वीक एसिड वीक बेस के इक्विलिब्रियम लिखते कैसे हैं। अब हम करते हैं कि वीक एसिड की पीएच कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इज, यहां तक रिएक्शन लिखना आ गया, लास्ट में मोबाइल अंदर। तो अगला हम करते हैं पीएच ऑफ वीक एसिड, पीएच ऑफ वीक एसिड, और उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। और इन सब में हम कौन सी थ्योरी यूज कर रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं एसिटिक एसिड का। इसको वाटर में डाला, इसने H प्लस आयन दिया और एसीटेट आयन बनाया, Ka इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। सबने लिख लिया इक्विलिब्रियम। अगर ये डिसोसिएशन जो अभी मैं बताने वाली हूँ, अगर ये समझ में आ गया ना, आगे के आधे से ज्यादा चीजें अपने आप ही पता चल जाएंगी, तुम अपने आप डिराइव कर लोगे। तो प्लीज जरा इसको ध्यान से सुनिए। पार्थ, कुछ भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हो, आपस में नहीं, राइट। अब सुने ध्यान से। सपोज हमने लिया एसिड C मोल्स पर लीटर, हमने एसिडिक एसिड लिया, इसका सॉल्यूशन बनाया, और उस सॉल्यूशन में एसिडिक एसिड की ओरिजिनल कंसंट्रेशन C मोल्स पर लीटर ली। इट इज बिफोर डिसोसिएशन। अब वाटर में गया, पार्शियली डिसोसिएट हुआ, कुछ बच गया, कुछ डिसोसिएट हो गया। अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा थी, तो C में से C अल्फा चला जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया। C उसका मान लो 2 मोल्स पर लीटर है, और उसका 50% डिसोसिएट हो गया, तो कितना डिसोसिएट हो गया, 1 बच गया। तो C मोल्स पर लीटर हमने लिया था, C का अल्फा परसेंट डिसोसिएट हो गया, तो अनडिसोसिएटेड कितना रहा, C माइनस C अल्फा, या C 1 माइनस अल्फा। सही है। अब ये कितना बना, C अल्फा, ये भी कितना बना, C अल्फा। ये इक्विलिब्रियम पर सबकी कंसंट्रेशन। Ka is हाइड्रोनियम आयन, एसीटेट आयन बाय एसिटिक एसिड। वाटर को तो हम लेंगे नहीं, मीडियम है ये। तो ये हो गया C अल्फा, C अल्फा, C1 माइनस अल्फा। तो Ka will be C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये रिलेशन जो सब लिखा लास्ट में,
Ka is C alpha square by 1 minus alpha। कहने का मतलब तुम्हें इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया होगा कि मान लो एसिटिक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और अल्फा है 0.2%, तो Ka निकाल लोगे ना इससे। अगर तुम्हें दिया होता कि हमने एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बनाया 0.1 मोलर था, उसका डिसोसिएशन इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2। पीछे चल रही है क्लास हमारी? अगर उसकी अल्फा 0.2 है या 20% है, तो बताइए उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? तो सीधा यहां से निकाल सकते हैं ना। पहला फॉर्मूला ये वाला बहुत ही सिंपल सा। अब मैं इसके कई फॉर्मूला तुम्हें बताने वाली हूँ, इस पे पहले ध्यान देना। पहला फॉर्मूला C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ये तब आएगा जब कोई भी मोनोबेसिक एसिड का हम वाटर में डिसोसिएशन करवाएंगे, चाहे वो एसिटिक एसिड है, चाहे वो HCN है, चाहे वो HF है, या जो भी मोनोबेसिक एसिड है। नहीं, परसेंटेज 20% है मान लो, तो अल्फा विल बी 0.2। हाँ 0.2 है, 20% है तो 0.2 है। इस फॉर्मूले में यहां तक लिखिए सबने कि नहीं? So what is C? C is N by V, है ना। इस फॉर्मूले से Ka, ये C की जगह नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम, किसके एसिडिक एसिड के कितने मोल्स लिए थे, कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व किए थे, अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, यही है। अब मुझे एक चीज बताएं कि जब हम हो गया यहां तक क्लियर? जब हम इसमें वाटर और डालेंगे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? इसको डाइल्यूट करेंगे मान लो फॉरवर्ड, तो अल्फा इंक्रीज होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, कह सकते हैं हम। एंड प्लीज रुक जाए जरा, ये स्लाइड होगी ना सबकी, तो इधर देखिए Ka इज, रुक जाए एक मिनट, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, राइट। अगर ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, अभी डाइल्यूशन नहीं किया है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अल्फा इज 2 लेस, मतलब 1 माइनस अल्फा इज नियरली 1। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, वाटर कम है, एसिडिक एसिड बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, अल्फा बहुत कम है, तो 1 माइनस अल्फा को नियरली 1 कह सकते हैं। मतलब कि अगर अल्फा, इफ अल्फा इज लेस देन 10%, 10% से भी कम है, 0.09 इस तरह से है, तो उसको हम नियरली 1 लिख सकते थे। Ka will be C अल्फा स्क्वायर, देन अल्फा विल बी Ka बाय C इसका रूट, या हम कह सकते थे Ka बाय N इंटू V का रूट, या अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V। इसको कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और ये लॉ क्या कहता है, एक सेकेंड रुक जाए जरा और ध्यान से सुने जो मैं बोल रही हूँ, फिर लिखते रहना। फॉर वीक एसिड या बेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन increases with increase in volume। मतलब हम एसिडिक एसिड नहीं डाल रहे और बस उसमें वाटर डालते जा रहे हैं, तो जैसे ही डाइल्यूशन ज्यादा हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगी। और क्या ज्यूम करते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट इज 100%। अगर हम वॉल्यूम इतना ज्यादा कर दें तो पूरा वीक एसिड भी फुल्ली डिसोसिएट हो सकता है। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा विल बी नियरली 100%। ये है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। फिर से डेफिनेशन जैसे पूछी जाती है तो लिख लीजिए, व्हाट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ?
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये तो वीक एसिड है ना, इट कैन बी एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाएगा। At infinite dilution, alpha is nearly 100%. At infinite dilution, alpha is nearly 100%. ये रिलेशन निकालते हुए हमने एक अजम्पशन ली है, क्या? ये वाली 1 माइनस अल्फा इज नियरली 1। एक सेकेंड इधर, जब हम वाटर डाल रहे हैं मतलब कि हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो Ka डिस्टर्ब होने लगेगा। Ka में 2 कंसंट्रेशन ऊपर है, 1 नीचे है, तो जब अब कंसंट्रेशन कम हो रही है, हमें उसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे वाले को कम करना है, ऊपर वाले को ज्यादा करना है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। तुम देखो Ka क्या था? हाइड्रोनियम आयन, एसिटेट आयन बाय एसिटिक एसिड। तो जब तुमने डाइल्यूशन किया तो इन सब की कंसंट्रेशन कम हुई, जब कंसंट्रेशन कम हुई तो K कम होने लगा। K को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ज्यादा करना पड़ेगा और इसको कम करना पड़ेगा। ऐसा करने का मतलब क्या? एसिटिक एसिड और डिसोसिएट होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गई ना, ली-चैटले प्रिंसिपल, राइट? हाँ, तो यहां तक समझ में आया? क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल है? वो तो पहले ही 100% डिसोसिएटेड है। So this law is not applicable for strong electrolyte because they are fully dissociated even at high concentration. तो लिख लीजिए स्टेटमेंट, this law is not applicable, this law is not applicable for strong electrolyte which are fully dissociated. This law, Ostwald dilution law, is not applicable for strong electrolyte as they are fully dissociated, even at high concentration or even at low dilution. This law is not applicable for strong electrolyte because they are fully dissociated even at high concentration. They are fully dissociated even at high concentration or low dilution. आ गया समझ में यहां तक? तो अगर हमें अगर हमें दिया होता कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड is 20% dissociated, ये फर्स्ट केस जिसमें pH निकालना है हमें, 0.1 molar acetic acid is 20% dissociated at equilibrium. What will be pH? What will be pH of this solution? तुम्हें पता है अगर ये 0.1 मोलर लिया है तो 0.1 मोलर का अल्फा फ्रैक्शन डिसोसिएट होगा, यही होगा ना, C माइनस सी अल्फा। ये क्या होगा? C अल्फा, ये भी क्या होगा? C अल्फा। तो व्हाट इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन? C अल्फा। हमें तो H प्लस आयन ही चाहिए ना pH निकालने के लिए। वी हैव टू फाइंड pH, जिसके लिए हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन चाहिए। यहाँ C कितना दिया हुआ है? 0.1 और अल्फा कितना दिया हुआ है? 0.2।
तो बताओ H प्लस एन कंसंट्रेशन 2 इंटू 10⁻⁻² हो गई। तो और इसका पीएच निकाल लिया हमने, इसका माइनस लॉग करके। ये है 0.3 और ये है 2। 2.7 will be pH of the solution. Sorry, 1.7. अगर 0.1 मोलर एसिडिक एसिड होता, 20% डिसोसिएट होता, मतलब हमें सी दिया हुआ है और हमें अल्फा दिया हुआ है, तो हम सी अल्फा करके, कोई एजम्पशन नहीं है इसमें, सी अल्फा करके हम H प्लस आई निकालते, उसका नेगेटिव लॉग करते, क्या आ जाती? पीएच। अगर खाली 0.1 मोलर लेते तो पीएच 1 होती है ना। अगर हम पूरा का पूरा एसिड को मान लेते डिसोसिएट हो गया तो पीएच 1 होती, पर एक्चुअली ये पूरा डिसोसिएटेड ही नहीं है, इससे H प्लस आयन कम मिलने वाले हैं, मतलब इसकी पीएच 1 से ज्यादा होने वाली है। तो पहला केस समझ में आया, जब हमें अल्फा दिया हो, कंसंट्रेशन दी हो, हम सीधा इस पे आ सकते थे। ठीक है। दूसरा केस, जब अल्फा नहीं दिया हुआ, बढ़े आगे। दूसरा केस, जब कंसंट्रेशन ही ना दियो, when C is not given, then how to find pH? कंसंट्रेशन ही नहीं दी हुई। फिर से यही एग्जांपल लेके प्लीज जरा इधर ध्यान दें। When concentration is not given, but Ka दिया हुआ है, इसका Ka 10⁻⁻5 है, और दूसरी चीज हमें दी हुई अल्फा कि ये 20% एसोसिएटेड है। Ka 10⁻⁻5 है और अल्फा 20% है। पीएच निकालें, बड़ा इजी मेथड बताती हूँ मैं तुम्हें। अब देखो ये C1 माइनस अल्फा बचा था, ये C अल्फा था, इतना तुम्हें पता ही है। अगर हम Ka का फॉर्मूला देखें, प्लीज जरा ध्यान से देखें, इधर उद्धव, इधर देखो क्या पूछना है। फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, अलग ही फॉर्मूला है। Ka, दिस इज C अल्फा, इसको हमने H प्लस एन एज इट इज लिख लिया बाय C1 माइनस अल्फा। तो देख रहे हो तुम, C कैंसिल हो गया। इस फॉर्मूले में क्या आ गया? Ka इज हाइड्रोनियम आयन अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। हमें इस फॉर्मूले को उस फॉर्म में लाना होगा ना जहां C की जरूरत ही ना हो। अब यहां से अगर हम H प्लस आयन का फॉर्मूला निकालें, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, then this will be Ka 1 minus alpha by alpha. Ka कितना है? 10⁻⁻5। अल्फा था 20%, मतलब 0.2। तो ये आ गया हमारा 0.8 बाय 0.2 इंटू 10⁻⁻5, मतलब कि ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻5। व्हाट इज दिस? H प्लस आयन कंसंट्रेशन। बस इसके बाद तो हमें क्या करना है इस H प्लस आयन कंसंट्रेशन का? नेगेटिव लॉग। तो है ना सिंपल, माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10⁻⁻5। माइनस लॉग 4 होता है 0.60 और 5 होता है +5, तो ये 4.4 आ गई पीएच। ये था वो केस जहां हमें C was not given, सिर्फ Ka दिया हुआ था और अल्फा दिया हुआ था। ये दो जो केसेस थे इसमें अल्फा दिया हुआ था, एक में कंसंट्रेशन दी हुई थी तो Ka नहीं दिया हुआ था, दूसरे में कंसंट्रेशन मिसिंग थी तो एक वैल्यू Ka की दे रहे, दो वैल्यू तो एटलीस्ट दी होनी चाहिए। अब तीसरा केस करते हैं हम।
जब सी और के ये दो वैल्यूज दी हुई है, अल्फा नहीं दिया हुआ। चले आगे प्लीज, इधर देखें। थर्ड केस, इफ सी एंड के ए ये गिवन है। अब यहां दो सिचुएशन आती है, प्लीज जरा देखिए इधर। ये इक्विलिब्रियम, अगर मान लो कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की 0.01 मोलर गिवन है और के ए 10⁻⁻⁵ है, 0.001 मोलर कर ले। अब इसके अकॉर्डिंग ये C1 माइनस अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, ये पता है हमें। के ए इज C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, यहां तक भी पता। इसमें हम चेक कर सकते थे क्या, इफ 1 माइनस अल्फा इज नियरली 1, इफ 1 माइनस अल्फा इज नियरली 1, तो हम कह सकते थे अल्फा इज रूट ऑफ के ए बाई सी। यहाँ चेक भी कर सकते हैं वैल्यूज लगा के, जरा लगा के देखो तो। ये 10⁻⁻5 है और सी था 0.001। क्या आ गया अल्फा? -4। तो 10⁻⁻4 इज टू लेस, तो इसका मतलब ये assumption हमारी सही है। इससे क्रॉस चेक किया जा सकता है। समझ में आई है? हमारे पास कंसंट्रेशन कोई डाउट है? के ए 10⁻⁻5 था, अगर इसको हम नेग्लेक्ट कर देते, 1 माइनस अल्फा को 1 कर देते, तो के ए विल बी सी अल्फा स्क्वायर हो जाता। तो अल्फा क्या होता? रूट ऑफ के ए बाई सी। ये 10⁻⁻5 नहीं, 4 नहीं आता, ये 0.001 है, ये इंटू 1000। तो क्या होता है ये 10⁻⁻2 रूट करते 10⁻⁻1, हाँ हाँ 1/10 आता। तो ये अल्फा होता 0.1, मतलब 10% या इससे कम हो तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर अल्फा हमारा 10% या इससे कम हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगा दिया हमने? हाँ जी प्लीज। 10⁻⁻1 है, 10⁻⁻2 है, -3 है, जो भी है, तब हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा करने पर इस फॉर्मूले को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये H प्लस आयन के लिए अल्फा की वैल्यू लगाते रूट ऑफ के ए बाई सी, दिस विल बी रूट ऑफ के ए इंटू सी। मुझे बताओ पहले तो ये फॉर्मूला पता चला। अगर 1 माइनस अल्फा नियरली 1 है, इन दैट केस हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन विल बी रूट ऑफ के ए इंटू सी। अब ये फॉर्मूला लगाओ, रूट ऑफ के ए क्या था 10⁻⁻5, सी क्या था 10⁻⁻3। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई 10⁻⁻4, तो पीएच क्या हो गई 4। क्वेश्चन समझ में आया? के एक वीक एसिड है, के ए दिया हुआ, इसका मतलब है ही वीक एसिड। वो के ए की वैल्यू ही बता रही है 10⁻⁻5 है, से वीक एसिड, कंसंट्रेशन भी दी हुई है। लेकिन एक केस ऐसा होगा जहां पर हम 1 माइनस, अगर मान लो अल्फा 50% है, 60% है, 40% है, तब थोड़ी ये फॉर्मूला लगाएगा। ये फॉर्मूला तो तभी लगेगा ना जब ये क्या हो 10% से कम हो। पहले बताएं, यहां तक क्लियर है?
अब अगर ये होता, लिसन, लिख लिया सबने पिछला, अगर ये होता कंसंट्रेशन C 10⁻⁻5 और Ka भी 10⁻⁻5, तो अल्फा तो काफी ज्यादा होता ना, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। C 10⁻⁻5 है, Ka 10⁻⁻5 है, ये तो √1 आ गया। यहाँ तो हम डिसोसिएशन को पूरा ही मान लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्वेश्चन कुछ और तरीके से करना होगा। क्या करना पड़ेगा देखते हैं इधर। हमें KA C α² by 1 माइनस अल्फा, इस फॉर्मूले से एग्जैक्ट अल्फा निकालना पड़ेगा। थर्ड केस, ये वाला फोर्थ हो गया कितना, if solution is very dilute, if solution is very dilute, अब Ka 10⁻⁵, C 10⁻⁵, यहां से α² by 1 माइनस अल्फा इज 1। फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा निकालें जरा क्या आता है। 6, आई थिंक 0.6 के आसपास आना चाहिए। चेक करके बताया मुझे। हाँ, अल्फा 0.6 के अराउंड आता है। तुम देख रहे हो 60% हो गया अल्फा। अब अल्फा आने के बाद फिर तो हमारे पास ये फॉर्मूला है ही, ये 10⁻⁵, ये 0.6, तो 6 into 10⁻⁻6, और अब pH -log6 10⁻⁻6, ये 0.77 और ये +6, तो ये 5.3 के अराउंड pH आ गई। पहले बताएं कुछ समझ में आया? ये वो केस था जब ये फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो तो K/C वाला, कि हमें ये assumption लगानी है कि नहीं लगानी। लेस देन 0.1, 10% से कम हो, 10% तक हम कर लेंगे इसको, 10% से कम तक, 10% भी हो तो भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। मोर देन 10% हो फिर नहीं। प्लीज ये क्लियर हुआ? अब एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। एक चीज तो हमें पता चल गई कि डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ता है। हाँ, कोई डाउट? क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो अगला स्टेटमेंट सुने ध्यान से। ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस, राइट? ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस, नंबर ऑफ H+ आयन इंक्रीजेस, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। ज्यादा H+ आयन बने। हाँ, एक सेकेंड, पिछली स्लाइड दिखाती हूँ। हाँ, ये अगला जो 5th पार्ट है, 4th तक हमने 4 केसेस किए हमने, वो 5th है। So please, on dilution alpha increases, number of H+ ion increases, but क्या concentration of, मैंने concentration का साइन लगा दिया, number of H+ ion increases but concentration of H+ ion decreases. Why? बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब हमने वॉल्यूम डबल भी कर दिया तो अल्फा थोड़ी डबल हो जाएगा। इट इज ड्यू टू मोर इंक्रीज इन वॉल्यूम,
then increase in अल्फा। इसका मतलब जब भी एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगी और pH ज्यादा होगी। ऑन डाइल्यूशन of weak acid, H plus ion concentration decreases and pH increases। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और स्टेटमेंट का रीजन ये था कि जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो कंसंट्रेशन में नंबर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, पर कंसंट्रेशन नंबर उतना नहीं बढ़ रहा जितना कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। इंक्रीज इन वॉल्यूम ज्यादा है, नंबर बाय वॉल्यूम ये कंसंट्रेशन होती है। अगर नंबर कम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो कंसंट्रेशन ऑब्वियस है कम हो जाएगी और पीएच इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल करके देखते हैं। हाँ, मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, उसकी पीएच वैल्यू। अब इसको प्रूव करके देखते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। ये हमारा 5th केस था। ये जो मैं अभी आज वीक एसिड के बारे में बता रही हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम है। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट कर लिया सबने? चले आगे। yes, हाँ, 5th केस जो हमने किया, जरा देखें। जैसे कि मान लो हमें दिया होता pH 2 और अल्फा इसका 20%। ऑन डाइल्यूशन इसका अल्फा 40% हो गया, तो इसका पीएच क्या होगा? इतना तो हमें पता है कि 2 से तो ज्यादा ही होगा, पर क्या होगा वो अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे? सो लिसन लिसन, इधर ये सिचुएशन समझ में आ रही है कि हम क्या करने वाले हैं? एक सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, ठीक है, उसका पीएच भी गिवन है, अल्फा भी कुछ वैल्यू है, हमने उसमें और वाटर डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया उसको, और डाइल्यूट करने पर उसका अल्फा ऑब्वियसली ज्यादा हुआ। अब पीएच कितनी हुई वो हमें निकालना था। तो चलिए हम करते हैं कि एसिटिक एसिड है, यही एग्जाम्पल। सपोज किसी एक इनिशियल सिचुएशन में, इनिशियली उसका डिसोसिएशन अल्फा 1 है, लेकिन के तो चेंज नहीं होगा ना कभी। अभी हमने एक फॉर्मूला किया था कि ए इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन अल्फा बाय 1 माइनस अल, अभी अभी बताया ना मैंने। अगर मान लो इनिशियली इसके H प्लस आयन कुछ थे, ये अल्फा इनिशियल है, के तो वही रहेगा। अब आफ्टर डाइल्यूशन H प्लस आयन कुछ और हो गए फाइनल, अल्फा भी कुछ और हो गया, बट के तो वही रहेगा ना। टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो के वही रहेगा। इसका मतलब इन दोनों को इक्वेट कर दें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना? H प्लस आयन इनिशियल अल्फा इनिशियल, H प्लस आयन फाइनल अल्फा फाइनल 1 माइनस अल्फा फाइनल। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो कि अगर pH 2 है तो H प्लस आयन कितने हैं? 10 raised to power minus 2। इनिशियल H प्लस आयन दिए हुए हैं, इनिशियल अल्फा दिया हुआ है, फाइनल अल्फा दिया हुआ है, तो फाइनल H प्लस आयन निकाल सकते हैं ना। सिचुएशन समझ में आई? हमें क्वेश्चन में इनिशियल पीएच दी हुई थी, तो इनिशियल H प्लस आयन पता चल गए, इनिशियल अल्फा दिया हुआ था, फाइनल अल्फा दिया हुआ था, तो हम फाइनल H प्लस आयन निकाल कर फाइनल पीएच निकाल सकते हैं ना। ये फॉर्मूला यूज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन, किस तरह से H प्लस आयन को कंपेयर करते हैं। मुझे बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया? कैसे, कहां से डिराइव हुआ? नोट कर लें, फिर ये क्वेश्चन करते हैं और मुझे इसका आंसर बताएं।
कैलकुलेट करके बताओ मुझे। जल्दी से सॉल्व करें इसको। 3.7 आ रही है फाइनल पीएच कंसंट्रेशन। ये स्लाइड लिख ली सबने? हाँ जी, इधर कोई नोट करना तो नहीं रह गया? तो सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, तो हमारा 10⁻⁻2 और इनिशियल अल्फा था 0.2। फाइनल H प्लस आयन हमें निकालना है। फाइनल अल्फा है 0.4। ये 10⁻⁻2 0.2 बाय 0.8। H प्लस आयन फाइनल 0.4 बाय 0.6। देखते हैं क्या आती है पीएच। ये 1/4 और ये 2/3, 3/2। ये 2/3 है, 3/2 हो गया। तो अब पीएच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका माइनस लॉग 10⁻⁻2 माइनस log 2 प्लस log 8। और log 8 को हम क्या लिख सकते थे? 2⁻3। ये हो गया +2, ये हो गया 0.30 और हाँ log 3 है, log 3 होता है 0.4771 और ये हो गया +3 इंटू 0.3 log 2 की वैल्यू। हाँ, तो बताएं क्या है आंसर? 2.43। ये पीएच हो गया सोल्यूशन। पहले कितना था? 2। अब कितना हुआ डाइल्यूशन के बाद? 2 से ज्यादा हो गया ना? तो डाइल्यूशन, एसिड का डाइल्यूशन करने पर उसका पीएच इंक्रीज होता है। हाँ जी, पहले बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एक और चीज सुने ध्यान से। मान लो हमारा अल्फा 80% हो गया, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, और फाइनल H प्लस आयन कंसंट्रेशन, सुनना इसको ध्यान से जरा। फाइनल H प्लस आयन कंसंट्रेशन जब तुमने निकाली तो 10⁻⁻7 आ गई या 10⁻8 आ गई। अगर ऐसा हो गया तब हमें वाटर का कंट्रीब्यूशन ऐड करना पड़ेगा। अभी तक तो हम वाटर का कंट्रीब्यूशन ले ही नहीं रहे थे, तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर तो खैर ये 10⁻2 है, तो हम वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना। पर कभी इनकेस ऐसा हो जाए कि डाइल्यूशन के बाद फाइनल H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻8 कुछ ऐसे आए, तब हमें वाटर का जरूर ऐड करना पड़ेगा H प्लस आयन, क्योंकि किसी भी एसिड का पीएच 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब 5th केस आता है, यहां तक क्लियर है? 6th हाँ, पूरा हो गई। कहां तक लिखा था तुमने? log माइनस log 10⁻2 माइनस log 3 प्लस log 8, और प्लस log 8 को हमने लिखा था log 3 log 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू थी 0.3, ये वैल्यू थी 0.4771 और ये वैल्यू थी +2, ठीक है। अब देखिए इधर, हाउ टू कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ 2 वीक एसिड। एक मिनट, क्या एक और क्वेश्चन करना है? चलो लिखें। If pH 3 of weak acid HA is 40% dissociated, what will be its degree of
dissociation if on dilution its pH become double. What will be alpha if its final pH is double? अब इनिशियल pH कितनी है 3, तो H प्लस आयन इनिशियल कितने हैं 10⁻³ और तब अल्फा कितना है 0.4. अगर फाइनल pH इसकी डबल हो गई मतलब 6 हो गई तो फाइनल H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हुआ 10⁻⁻6. तो फाइनल अल्फा क्या होगा? तुम्हारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ आफ्टर एंड बिफोर डाइल्यूशन में? वही इनिशियल H प्लस आयन इनिशियल अल्फा. ये वीक एसिड HA है ना, हाँ उन सबके लिए एक ही लगेगा ना, जितने भी वीक एसिड है उनके लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा. ये 10⁻³ ये 0.4 ये 0.6 और H प्लस आयन फाइनल कितने हैं 10⁻⁻6 और ये फाइनल अल्फा यहां से निकालना है 0.99 समथिंग आता होगा. देख के पता चल रहा है pH ऑलमोस्ट 7 के आसपास पहुंच रही है. तो ये फॉर्मूला यूज करना है सबको. कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना हो, अल्फा निकालना है फाइनल H प्लस आयन निकालने हैं फाइनल pH निकालनी है, किसी भी तरह से कर सकते हैं. ठीक है, अब सुनिए ध्यान से. तुम्हें पता है अल्फा कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है K पे भी डिपेंड करता है. हाँ क्लियर है, नियरली 1 आ जाता है अल्फा अप्रोक्सीमेटली 99.99% डिसोसिएटेड कह सकते हो तुम. हो गया. चलिए अगला क्वेश्चन. हाउ टू कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ 2 weak acids. Strength of 2 weak acids having same concentration with same concentration. हमने किया था कि A is C alpha square by 1 minus alpha और दूसरा एसिड है कंसंट्रेशन सेम है पर अल्फा उसका डिफरेंट होगा क्योंकि अल्फा तो 2 चीजों पे डिपेंड करता है, K पे भी डिपेंड करता है C पे भी डिपेंड करता है. अगर हम इन दोनों का रेशियो लें क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना अल्फा स्क्वायर, तो इनका रेशियो अगर हम लें तो ये आ जाएगा C अल्फा 1 स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर C अल्फा 2 स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 2. और क्योंकि C सेम है ये कैंसल. एक सेकेंड 1 माइनस अल्फा सॉरी 1 माइनस अल्फा 1 और ये अल्फा 2 का स्क्वायर सेम ये हो गया. अगर हमने सोल्यूशन लिया होता नॉट डाइल्यूट, इफ सोल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट तो 1 माइनस अल्फा 1 या 1 माइनस अल्फा 2 नियरली 1 हो जाते. तो ऐसे में हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि A1 बाई A2 इज अल्फा 1 स्क्वायर बाई अल्फा 2 स्क्वायर. और अल्फा से ही पता चलती है एसिड की स्ट्रेंथ है ना, जो ज्यादा डिसोसिएटेड वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर.
तो अगर हमें दो डिफरेंट एसिड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना होता कि ये कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है दूसरे से, तो हम उसके अल्फा का रेशियो ले लेते, और वो किसके बराबर होता? रूट ऑफ देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट्स. इट विल बी रूट ऑफ देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट्स. ये था दो वीक एसिड अलग अलग पड़े हुए हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, जैसे एसिडिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड है, कौन दूसरे से कितना स्ट्रॉन्गर है अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है. ये लास्ट फॉर्मूला क्लियर हुआ. अब जिस तरह से हमने ये सारे फॉर्मूला वीक एसिड के लिए किए, वो सारे फॉर्मूला वीक बेस के लिए भी हो सकते थे. मान लो ये वीक बेस है, एक ही OH आयन सॉल्यूशन में दे रहा है, तो ये सारे फॉर्मूलाज अब क्या बन जाएंगे, जैसे हम लिखेंगे KB is C alpha square by 1 minus alpha. याद है ये फॉर्मूला सबसे पहला. एंड इफ 1 minus alpha is nearly 1, तो KB will be alpha will be root of KB by C. पहला फॉर्मूला तुम्हें से कंपेयर करना आ रहा है ना एसिड के लिए जो हमने किए थे. और इस केस में OH आयन कंसंट्रेशन अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्या आ जाता? रूट ऑफ KBC. रूट ऑफ KBC. पहला फॉर्मूला. ये दूसरा फॉर्मूला OH आयन की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला. और जहां जहां तुमने H+ आयन लगाया था ना, यहां सब जगह OH आयन, जहां जहां Ka लगाया था वहां उसकी जगह क्या आ गया? Kb. तुम इसका डाइल्यूशन करोगे, OH आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, POH ज्यादा होगी, तो pH कम हो जाएगी. एक सेकेंड फिर से बोल रही हूँ मैं. तुम डाइल्यूशन करोगे, OH आयन कंसंट्रेशन कम होगी, इसका नेगेटिव लॉग POH ज्यादा होगी. अगर POH ज्यादा होगी तो उसकी pH कम हो जाएगी ना, क्योंकि सम ऑफ pH और POH तो हमेशा क्या है? 40. ठीक है, यहां तक पता चल रहा है. जैसे कि ये देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका pH 12 है, अल्फा 40% है. डाइल्यूशन किया, अल्फा हो गया इसका 60%, तो हमें फाइनल pH निकालनी है. ये है हमारा क्वेश्चन. हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? इधर देखो, OH आयन इनिशियल, अल्फा इनिशियल है ना, OH आयन फाइनल, अल्फा फाइनल. मुझे बताओ इनिशियल OH आयन कितने हैं? pH अगर 12 है तो POH कितना हुआ? 2. तो OH आयन कितने हुए? 10⁻⁻². तो इस फॉर्मूले में हमें 10⁻²² लगाना है. अल्फा 40% था. फाइनल OH आयन निकालें. फाइनल अल्फा 0.6. ये हो गया 10⁻², 4/6, ये 6/4. तो फाइनल OH आयन कितने हो गए? 10⁻², 4/6 into 4/6.
यही है ना, 10⁻², ये आ गया हमारा 2/3, सिंपल कर लो उसको। टू स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो पीओएच कितनी आई, पीओएच कितनी आई, माइनस लॉग 10⁻² माइनस 2 log 2 प्लस 3 log 3, तो पीओएच आई, हाँ सॉरी 2 log 3, ये आ गई 2 log 2, ये कितना हुआ 0.6, 2 log 3 0.77, नहीं 0.9 क्या 0.9 समथिंग, क्योंकि log 3 होता है 0.4771 है ना, log 3 0.4771 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर दें अराउंड 0.9। अब बताएं पीओएच कितनी हुई, 1.6, 2.3 पीओएच, तो पीएच कितनी हुई 14 माइनस 2.3 कितनी हुई, मैंने स्टेटमेंट क्या बोली थी कि एक वीक बेस का डाइल्यूशन करने पर ओएच आयन कम होते हैं, पीओएच ज्यादा होती है और पीएच कम होती है। पहले पीएच कितनी थी 12, अब पीएच कितनी हुई 11 पॉइंट्स। इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पर तुमने अगर न्यूमेरिकली किया हो ना तो दिमाग में बैठ जाता है। तो एक बेस के डाइल्यूट करने पर पीएच क्या होती है कम, एक एसिड को डाइल्यूट करने पर पीएच क्या होती है ज्यादा। हाँ इधर मुझे बताओ पहले ये स्टेटमेंट जो मैंने बोली थी समझ में आई, एक एसिड को डाइल्यूट करने पर H+ आयन कंसंट्रेशन कम होती है, पीएच ज्यादा होती है। बेस को डाइल्यूट करेंगे तो OH आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो पीओएच ज्यादा होगी, पीओएच ज्यादा होगी तो पीएच क्या होगी कम, मतलब एसिड के डाइल्यूशन से पीएच ज्यादा होती है और बेस के डाइल्यूशन से पीएच कम होता है। हाँ फॉर्मूला, मैं तो स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि स्टेटमेंट पूछी जाए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है तो ये इस तरह से पता होना चाहिए। तो ये हमने किया आज वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्यूशन का पीएच। अभी तक हमने जो एग्जांपल किए वो मोनोबेसिक एसिड के थे। अगर ये एसिड पॉलीप्रोटिक होता, पॉलीप्रोटिक मतलब एक से ज्यादा H+ आयन देता, तब ये इक्विलिब्रियम क्या होते। दूसरा, अगर हम एक वीक एसिड में वीक बेस डालते या स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस डालते तो सॉल्यूशन की पीएच कैसे निकालते। आज हमने जो केसेस किए कौन कौन से किए थे, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तीसरा हमने किया था स्ट्रॉन्ग बेस, चौथा मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, पांचवा हमने किया मिक्सचर ऑफ एसिड प्लस बेस, पर दोनों ही क्या थे स्ट्रॉन्ग। फिर हमने किया वीक एसिड का पीएच और वीक बेस का पीएच अंडर डिफरेंट सिचुएशन। तो नेक्स्ट में जो हमें करना है वो क्या करना है कि अगर हमारे पास 2 वीक एसिड के मिक्सचर होते या फिर पॉलीप्रोटिक एसिड होता या एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस होता, अभी तो हमने दोनों स्ट्रॉन्ग लिए हैं ना, अगर दोनों में से कोई एक वीक हो जाए तो ये सॉल्यूशन बफर बन जाता है। उनके फाइनल सॉल्यूशन कुछ और केसेस में बफर भी हो जाएगा, सिर्फ सॉल्ट भी रह जाएगा, उनके पीएच क्या होंगे। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड बफर आएगा। तो एक बार प्लीज सुन लें, कल की क्लास में, कल 10:30 है क्लास, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की क्लास होगी, 1.5 आवर के अराउंड होगी, 10:30 क्लास है, ठीक है। फ्राइडे को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फ्राइडे को किसी ने केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट देना है, बिफोर द क्लास 1.5 घंटा पहले आ सकते हो। संडे का टेस्ट तुम्हें पता चल गया है। इसके अलावा आज एक तुम्हें कंसेंट फॉर्म तुम्हें मिलेगा। लिसन, 1 मिनट, जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है वो फॉर्म को फिल करके डिपॉजिट कर देंगे। उसमें भी फीस वगैरह कोई नहीं देनी है, जस्ट तुम्हारी कंसेंट उस फॉर्म के साथ आनी चाहिए, ठीक है। वो फॉर्म निर्मल से ले सकते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है
तुम्हारी ऐप पे डाल दिया गया है, वहां से उस फॉर्म को फिल करके भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी डिटेल भेज सकते हैं मुझे, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी हैं। फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं, ऐप पे डाल दिया गया है।